रहीम। आज के टॉपिक में हम स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के बारे में देखेंगे। स्पोर्ट बोलती हैं सहारे को और मूवमेंट बोलती हैं हरकत को। कि प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर स्पोर्ट और मूवमेंट की ज़रूरत होती है। दोनों को ग्रेविटी के ख़िलाफ़ अपने आप को खड़ा रखने के लिए या अपनी बॉडी के हर पार्ट को सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। रही बात मूवमेंट की, तो मूवमेंट दोनों के अंदर होती है, प्लांट के अंदर भी होती है, एनिमल के अंदर भी। एनिमल की जो मूवमेंट है वो बड़ी वाज़ेह है, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन प्लांट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्पेसिफ़िक होती है। उसके कुछ पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि उसकी ब्रांचेस हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो उनकी मूवमेंट और एनिमल की मूवमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। बेसिक फ़र्क ये है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन वहाँ पे खड़े ही उसकी कुछ पार्ट्स मूव करते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह भी। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि सबसे बड़ा इसका फ़र्क है ग्रेविटी के ख़िलाफ़। ग्रेविटी के ख़िलाफ़ हमें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इस ग्रेविटी के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल भी वर्क ना कर सकें। इसमें कुछ टिश्यूज़ होती हैं, कोलन कैमेटस टिश्यू और स्क्लेरन कैमेटस टिश्यू। कोलन कैमा टिश्यू जो बेबी प्लांट होती हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनके अंदर मौजूद होती हैं, उनको सपोर्ट देती हैं। और स्क्लेरन कैमेटस टिश्यू जो है ना वो अडल्ट प्लांट के अंदर होती हैं, बड़े पौधों के अंदर होती हैं। इसी तरह एनिमल के अंदर भी इस तरह के सपोर्टिंग आर्गन मौजूद हैं, जैसे कि बोन, कार्टिलेज, मसल्स। इस तरह के जो सपोर्टिंग आर्गन है ये एनिमल के अंदर भी मौजूद हैं, जो इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और इनको और मल्टीपर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि फूड को हासिल करने के लिए, अपनी खुराक हासिल करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। किसी जगह पे ख़तरा हो तो ख़तरे से दूर भागती हैं, या किसी शेल्टर को लेने के लिए भी वो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पौधा है उसके स्टेम को, रूट को और लीफ हर पार्ट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है वो सप्लाई लाइन प्रोवाइड करता है फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट। ज़मीन के अंदर जो जड़ें हैं वहाँ से पत्तों तक एक सप्लाई लाइन प्रोवाइड करता है, जो कि नीचे से पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुँचाने का काम करती है। और साथ साथ ये सपोर्ट भी दे रहा है, ऊपर वाले पूरे पार्ट का वज़न भी बर्दाश्त करता है और उसको सीधा खड़ा रखने में हेल्प भी करता है। इसके जो एपिडर्मल और कॉर्टेक्स और पिथ वाले जो सेल्स हैं वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करती हैं और ख़ुद रिजिड हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, और उसके टाइट होने से पौधे को अगेन सपोर्ट मिलती है। स्पेशली वो वाले पार्ट जहाँ पे वुड नहीं होती, हर्बेशियस जो उसके पार्ट्स होती हैं, नरम जो हिस्से होती हैं, उन नरम हिस्सों को जो सहारा है वो इसी रिजिडिटी की वजह से मिलता है। कभी आपने देखा हो कि जो मुरझाए हुए वाले पौधे होती हैं उनके ऊपर वाली जो कॉम्पलें वो नीचे को लटक रही होती हैं, क्योंकि उस पोर्शन के अंदर रिजिडिटी ख़त्म हो गई है। अगर उसको दोबारा पानी लगा दें तो चंद घंटों के बाद वो दोबारा उसकी कॉम्पलें सीधी हो जाएंगी, मतलब कि उसको की रिजिडिटी वापस आ गई है। तो ये बेंडिंग से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। मतलब कि जो बेंडिंग है ना आखिरी पोर्शन की कॉम्पलों की मैंने बात की, वो बेंडिंग इसी वजह से हुई है कि रिजिडिटी ख़त्म हो गई है और ये रेजिस्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा अगर पौधा वाटर को लूज़ कर दे, वाटर उसके अंदर से रिमूव हो जाए, निकाल दिया जाए, तो इसका जो स्टेम है वो भी मुकम्मल तौर पर विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा। पौधे के अंदर कोलन कैमा और स्क्लेरन कैमा जो केमिकल्स हैं ये कॉर्टेक्स के अंदर लिग्निफाइड होती हैं, लिग्नन के साथ ये अटैच होती हैं और ये पौधे को सपोर्ट भी देती हैं। विंड के ख़िलाफ़ भी सपोर्ट देती हैं। जब तेज़
हवा ख़ास तौर पर खुश्की वाले इन्वायरमेंट में चलती है तो पौधे उसकी रेजिस्टेंट तभी बर्दाश्त कर पाएंगे जब उसका तना स्ट्रांग होगा। अदरवाइज़ वो जो तना है उसका स्टेम है वो तो जल्दी टूट जाएगा। फिर इतना वेट होता है ऊपर, अब वो वेट कितना होगा वो भी डिपेंड करता है कि स्ट्रांग स्टेम होगा तो ज़्यादा वेट होगा। तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका स्टेम भी स्ट्रांग होता जाएगा और ये भी इसको बेंडिंग के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस देती है। इसके अलावा और जो जाइलम होती हैं वो ऐसे ही काम करती हैं जैसे स्टील रॉड कंक्रीट के अंदर आपने कभी पिलर देखे होंगे जो आजकल बनती हैं, पिलर के अंदर हम सरिया डालती हैं ताकि पिलर की मजबूती ज़्यादा हो सके। तो ये भी यही काम करते हैं। दरमियान में जो इसके ब्लैक वुड होती है, पुराने दरख्त की तने के दरमियान में जो काली लकड़ी होती है वो असल में ओल्ड जाइलम ही होती हैं जो कि वक्त के साथ उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल आके जमा हो गए हैं। इस वजह से वो लकड़ी का हिस्सा ब्लैक हो गया। कुछ स्टेम के अंदर स्क्लेरन कायमा फाइबर्स होती हैं जो कि इसको प्रोवाइड करती हैं। ख़ास तौर पर ये सनफ्लावर के अंदर आपने अगर उसके तने को तोड़ के देखें ना तो आपको उसके अंदर रेशे नज़र आएंगे, छोटे छोटे धागे से नज़र आएंगे जिसे हम स्क्लेरन कायमा फाइबर्स बोलती हैं। ये उसको प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट। इसके अलावा जो टर्गर प्रेशर है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। जब बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा तो वो वाटर बाहर से सेल के अंदर एंटर होगा। जैसे ही वो एंटर होगा तो वो उसके वैक्यूल में जाके वैक्यूल वाले पोर्शन में जाके प्लांट के सेल के दरमियान में वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर जाके वो स्टे करेगा और वैक्यूल के अंदर वो इसलिए स्टे करेगा क्योंकि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की होती है, सल्यूट मिकदार में ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वाटर पौधे के सेल के अंदर दाखिल होता है और उसको रिजिडिटी देता है यानी सख्ती फराहम करता है। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जैसे सेल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है टोनोप्लास्ट।